हमारे साथ शरीक हो गए हैं माहिर मुआशियात और हमारे दोस्त डॉक्टर कैसर बंगाली। हम उनसे गुफ्तगू करेंगे और आप क्योंकि थके हुए हैं तो आप हुँ, ज़रा अपने जेट लैग का इंतज़ाम हुँ। कीजिए। आपसे जी, अनकरीब फिर गुफ्तगू होगी। बहुत इंशाल्लाह। शुक्रिया मुज़म्मिल। जी, डॉक्टर कैसर बंगाली साहब खुशामदीद। बहुत शुक्रिया आपने वक़्त निकाला। शुक्रिया आपका, शुक्रिया। अ, आपसे जो गुफ्तगू करनी थी, मैं ज़रा एक मुख्तसर तमहीद अगर बाँध लूँ कि अगले महीने शुनीद है कि 10वें कौमी मालियाती कमीशन के हवाले से कुछ पेशरफ्त होनी है और अभी वो उस पर पेशरफ्त हुई नहीं है, लेकिन मीडिया के अंदर इस हवाले से बहस-मुबाहिसा शुरू हो गया है। ये पहले भी था 18वीं तरमीम के मंज़ूर होने के बाद और पिछले कुछ सालों में ज़्यादा बहस हुई है। मुल्क के जो वज़ीर-ए-आज़म हैं, इमरान खान, कई मौक़े पर कह चुके हैं कि 18वीं तरमीम ने मुल्क को दिवालिया कर दिया और इस हवाले से भी बहुत सारी बातें चलती रही हैं। अब जो आपके इल्म में है कि 18वीं तरमीम के बाद जो नया फ़ार्मूला बना उसके तहत अब जो कानून है उसके तहत जो वसाइल हैं उनका कोई 57.5% जो है वो डिविजिबल पूल में है और वो तकसीम होता है सूबों को, जिसमें 82% आदमशुमारी की बुनियाद पे, 10.3% पॉवर्टी और बैकवर्डनेस पे, 5% रेवेन्यू कलेक्शन पे, 2.7% इनवर्स पॉपुलेशन डेंसिटी पे और जो सूबों को जो उस तकसीम शुदा जो हिस्सा है उसमें पंजाब का जो हिस्सा है 7वें जो कौमी मालियाती कमीशन में 51.74 था, सिंध का 24.5, खैबर पख्तूनख्वा का 14.6 और बलूचिस्तान का 9.9। लेकिन इस वक्त जो बहस चल रही है वो ये चल रही है कि तमाम जो टैक्सेस हैं वो जमा करके जो फेडरेशन के पास जो पैसे बनते हैं 2021 और 22 का जो बजट था उसमें एफबीआर की कलेक्शन थी 5.8 ट्रिलियन और अब उसमें से सूबों को 3.3 ट्रिलियन जाएगा, फेडरल गवर्नमेंट के पास बच जाएगा 2.5 ट्रिलियन और जो टैक्स नॉन टैक्स रेवेन्यू है वो अगर मिला लें तो वो 2 ट्रिलियन है, तो वो एक तरह से 4.5 ट्रिलियन जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के पास आएगा। अब उसमें से 3 ट्रिलियन जो है वो डेट सर्विसिंग में चला जाएगा और 1.4 ट्रिलियन जो है वो डिफेंस पे चला जाएगा। तो इस तरह से फेडरल गवर्नमेंट के पास जो है वो कुछ बचता नहीं है। इसलिए ये बहस चल रही है कि अब सूबे जो है वो डिफेंस और डेट सर्विसिंग का जो बोझ है वो उठाएं, वरना ये जो कानून जो बनाया गया 18वीं तरमीम के हवाले से उसमें अब ये मुमकिन नहीं है, ये पायदार नहीं है, सस्टेनेबल नहीं है, ये चल नहीं सकता। अब आपने इस पे काफी काम किया है, हमें समझा दें कि हम वफाक को कैसे चलाएं कि सूबे भी खुश रहें और ये जो मुतालबात आ रहे हैं कि जी ये बड़ा जुल्म हो गया 18वीं तरमीम का और कौमी मालियाती कमीशन के इस फार्मूले से, इससे कैसे बाहर निकलें? माफ कीजिएगा मेरी तमहीद लंबी हो गई। जी, शुक्रिया मुर्तज़ा साहब। मैं 7th एनएफसी का मेंबर था, सिंध की नुमाइंदगी करता था, तो पूरी तरह वाकिफ़ हूँ कि जो फार्मूला बनाए गए, जो परसेंटेजेस तय की गई, उसकी क्या बैकग्राउंड है। जिस वक्त 7वीं एनएफसी के बातचीत चल रही थी और 5 महीने तक चली है मुस्तकिल, उसी वक्त कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी की मीटिंग्स भी हो रही थी जिसने 18वीं तरमीम दी हमें, और ये हमें बताया गया था कि ये तय हो चुका है
कि कंकरेंट लिस्ट अबॉलिश हो जाएगी, जिसके तकरीबन 47 आइटम्स थे, उसमें से 40 के करीब तो बिल्कुल ही अबॉलिश हो जाएंगे, बाकी फेडरल लिस्ट को चले जाएंगे। तो ये अंदाज़ा था उस वक्त, और उस वक्त वफाक एनएफसी में वफाक के भी नुमाइंदे होते हैं, बल्कि वफाक चेयर करता है। तो हम सबका ये अंदाज़ा था कि वफाक के अखराजात कम होंगे, क्योंकि 20 के करीब जो मिनिस्ट्रीज़ हैं वो अबॉलिश हो जाएगी, और ये तमाम जो है कारोबार जो है ये सूबों को मुंतकिल हो जाएगा, तो सूबों के अखराजात बढ़ जाएंगे। यही लॉजिक था, यही जवाब था 42.5 और 57.5 रेशियो स्टैब्लिश करने का, 42.5 वफाक का और 57.5 सूबों का। लेकिन हुआ ये कि 18वीं तरमीम के बाद वफाक ने वो मिनिस्ट्रीज अबॉलिश नहीं की, सिर्फ नाम बदल दिए। तो उन्होंने अपने अखराजात कम नहीं किए जो उनको करने चाहिए थे। तो अब ये सूबों को इल्ज़ाम क्यों दे रहे हैं अपनी नाकामी का? उन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की है। तकरीबन 15-20 मिनिस्ट्रीज और डिविजन्स ऐसे हैं जो आइन के तहत वफाक के पास होने नहीं चाहिए, ये बंद हो जाने चाहिए। तो वह सूबों को आप इल्ज़ाम न दें, ये वफाक की अपनी वो है। अच्छा, ये तो हो गया जो आइन का तकाजा है। पिछले 6 महीने की जो रिपोर्ट है उसमें ये बताया गया है कि जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो डबल डिजिट है, यानी 10% से ज़्यादा है, और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के रेट में भी कमी आ गई है। इसके बावजूद भी बजट डेफिसिट जो है वो 29% बढ़ गया। ये सिर्फ नॉन डेवलपमेंट करंट एक्सपेंडिचर की वजह से बढ़ा है। तो ये जो गैर जिम्मेदाराना हुक्मरानी है वफाक की, इसकी कीमत सूबों से न ली जाए। अगर इनके पास पैसे नहीं है तो अपने अखराजात कम करें। दूसरी बात ये कहना कि जी ये अखराजात जो है वफाक ने जो किए हैं वो इस्लामाबाद पे तो किए नहीं है, वो तो सूबों पे किए हैं। अगर तरक्याती बजट जो है वफाक का, तो फिर हमें पिछले 50 साल का हिसाब दे कि वफाक की जो तरक्याती बजट है वो हर सूबे में कितना खर्च हुआ है, फिर उस सूबे से उतना ही आप वसूल करने की बात करें। हमें पता है कि बलूचिस्तान में तो कोई खर्च नहीं हुआ। सीपेक के आने के बाद कुछ मंसूबे बने हैं, लेकिन उससे पहले तो सड़कें भी नहीं थी बलूचिस्तान में। तो बलूचिस्तान से तो आप पैसे नहीं ले सकते, बल्कि बलूचिस्तान से आप वसाइल लेके गए हैं। आप तेल गैस आपने निकाला है 1955 से, और पानी से भी सस्ते कीमत पे आपने गैस पंजाब को और कराची को फराहम किया है। तो मेरे हिसाब से 1955 और 2014 तक 7 खरब रुपए बलूचिस्तान का लॉस हुआ है। तो वो बलूचिस्तान को आप दें, बाद में उनसे लेने की बात करें। तो जो ये अगर अगर आपने ये खोला और आप ये एक विंडो खोला है कि सूबे वफाक के अखराजात पूरे करें, तो फिर तो ये होता है कि सूबे हक बाजानिब होंगे कि वो वफाक के अकाउंट्स को ऑडिट करें। सूबे वफाक के ऑडिट करें अकाउंट्स को। और अगर यही करना है तो फिर तमाम टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू सूबे खुद कलेक्ट करें, क्योंकि सूबों ने अगर वफाक की जिम्मेदारी उठानी है तो फिर टैक्स भी वही कलेक्ट करें, और 1% वफाक को दे दें इस्लामाबाद को चलाने के लिए। ये जो आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है ये वफाक की साख्त के लिए बहुत खतरनाक है। ये फेडरेशन से कॉन्फेडरेशन बन जाएगा, और जिस तरह अब वफाकी हुकूमत मोहताज हो गई है स्टेट बैंक को, तो वफाकी हुकूमत मोहताज हो जाएगी सूबों को। अगर ये मंजूर है हुक्मरानों को, रियासत के हुक्मरानों को, तो फिर करें ये जो करने की बात कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, बात यह है कि वफाक को सिर्फ यही नहीं है कि जो पीएसडीबी के जो प्रोजेक्ट्स हैं और जो फेडरल जो ब्यूरोक्रेसी है उसकी जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको चलाना है, लेकिन
ये भी है कि जो कर्जे हैं, गैर मुल्की कर्जे और मुल्की कर्जे, वो भी देने हैं, वो तो सूबे नहीं देते। और जो डिफेंस के जो अखराजात हैं, वो भी फेडरल गवर्नमेंट को देने हैं। तो वो डिफेंस जो है, वो सिर्फ इस्लामाबाद का तो नहीं है, वो तो पूरे मुल्क का है। जी, अगर अगर ये आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट किया जाए, पहले तो ये गलत आर्ग्यूमेंट है, अगर ये आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट किया जाए तो फिर सूबे हिसाब दें जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है और डिफेंस का जो एक्सपेंडिचर है जिसके तहत कर्जे लिए गए। लेकिन कर्जे तो इसलिए लिए गए कि हुकूमत के अखराजात थे। कर्जे इसलिए लिए गए कि आप एक्सपोर्ट नहीं कर रहे थे। कर्जे डिफेंस के जो इक्विपमेंट खरीदते हैं, हथियार खरीदते हैं, उसके लिए कर्जे लिए गए। तो सूबे अगर जिम्मेदार है इसके अखराजात को उठाने के लिए, तो फिर सूबों को हिसाब भी दें। जो कर्जे लिए गए हैं, किस लिए लिए गए हैं, वो कर्ज के जो रकम थे वो किस तरह खर्च किए गए हैं, सूबे फिर ऑडिट करेंगे वफाक का। डॉक्टर साहब, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं वफाक के, जैसे डैम्स हैं। अब तरबेला हुआ, मंगला हुआ, इस तरह के जो डैम्स हैं, या अभी ब्यामेर भाषा डैम बन रहा है। अब उसका पानी जो है वो इस्लामाबाद ने तो इस्तेमाल नहीं करना, चारों सूबों ने इस्तेमाल करना है, जो भी फार्मूला है उसके तहत। तो ये अखराजात जो है वो सूबे उसमें हिस्सेदार कैसे नहीं बनेंगे? जी, अगर बनाना चाहते हैं तो ये तय करें कि तरबेला, मंगला और इस तरह की प्रोजेक्ट्स का कितना हिस्सा पानी किस सूबे को गया है। लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है कि ये अगर टैक्स के पैसों से बना है तो किस सूबे ने कितना टैक्स दिया और कितना फायदा हासिल किया, ये पूरी एक बैलेंस शीट बनेगी। फॉर एग्जाम्पल सिंध ने कितना टैक्स कंट्रीब्यूट किया और उनको रिटर्न में कितना फायदा मिला। अगर आप ये खोलेंगे हिसाब, ये किताब खोलेंगे, तो बेशुमार झगड़े होंगे हर तरह के। ये मुल्क की जड़ें विल बी टॉर्न अपार्ट। ये इंतहाई खतरनाक आर्ग्यूमेंट है जो पेश किया जा रहा है, सिर्फ वफाक की हवस के खातिर। ये मुल्क टूट जाएगा जब हम ये सूबे आपस में ये लड़ने लगेंगे कि हमने इतना दिया और हमें मिला क्या। तो ये मुल्क नहीं बचेगा फिर। डॉक्टर साहब, आपके इल्म में है कि डिफेंस और डेट सर्विसिंग के अलावा जो बहुत सारे जो अखराजात हैं, कुदरती आफात हैं, जलजला है, सैलाब है, अभी ये वबा आई है कोरोना की, ये सारे जो उसके जो अखराजात किए जाते हैं वो भी फेडरल गवर्नमेंट ही करती है। फेडरल गवर्नमेंट का काम है ये। फेडरल गवर्नमेंट अगर ये भी ना करें और ये भी फिर सूबे सारी चीजें खुद कर दें। सूबे खुद अपना टैक्स जमा करें तमाम, सूबे खुद आफात के अखराजात करें, सूबे खुद दूसरे जो अखराजात होते हैं किसी भी खित्ते में वो खुद करें। फिर इस्लामाबाद की ज़रूरत क्या है? इस्लामाबाद की तो फिर ज़रूरत नहीं है। अगर सूबों ने सारा बोझ खुद उठाना है तो फिर इस्लामाबाद की तो ज़रूरत नहीं है ना। डॉक्टर साहब, इस वक्त जो सूरत हाल है, जो एक इकोनॉमिक एक मेल्टडाउन है, अब इस वक्त ये अगले महीने ये बहस दोबारा शुरू होगी। तो आपके ख्याल में इस को हल करने का तरीका क्या है? कैसे आप एक मजबूत फेडरेशन को भी कायम रखें और ये जो अखराजात का जो बहरान है इसको हल कैसे करें, क्या करें? पहली बात तो ये कि वफाक जो है वो सूबों की पिक पॉकेटिंग बंद करें, सूबों के ऊपर डकैती डालना बंद करें।
दूसरा ये है कि वफाक अपने अखराजात कम करें, जो गैर तरक्याती, जो गैर ज़रूरी अखराजात है, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है, दिफा के नॉन कॉम्बैट एक्सपेंडिचर है, इसको कम करें। 20% की कमी की ज़रूरत है, जिसका तकरीबन 1 खरब रुपया बनता है। 2-4% से काम नहीं चलेगा, 20% की कमी करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ जो इंपोर्ट्स हैं, गैर ज़रूरी कंज्यूमर इंपोर्ट्स हैं, उस पे बैन लगाएं। इसमें फूड आइटम्स हैं, क्लोथिंग है, बिल्डिंग मटेरियल है, फर्निशिंग्स हैं, गाड़ियां हैं, इन सब पे बैन लगने चाहिए। क्योंकि अगर डॉलर नहीं है हमारे पास, तो फिर डॉलर की कंजम्पशन नहीं होनी चाहिए। जितने जितने है डॉलर, उतने ही फिर खर्च करें। जब ये दो खसारे हमारे मैनेजेबल हो जाएंगे, तो फिर रियासत की मईशत चलाना और रियासत को चलाना भी मैनेजेबल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर बंगाली साहब। आपसे फिर किसी दिन ज़्यादा तफसील से गुफ्तगू करेंगे जो उमूमी मुल्की जो मुआशी मामलात हैं। आज के लिए आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। खुदा हाफिज़। इसी के साथ हमारा आज का प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचा। कल आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।